तो आज एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज विदाउट यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एक लाइन चार्ज की वजह से गॉस लॉ का यूज किए हुए बिना। इससे पहले हमको इस बात का आइडिया है कि जैसे आपके पास अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है Q, उसकी वजह से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो हमने सिंपल कर रखा है 1/4πε0 Q/r इसका रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो Q चार्ज है वो कैसा है, वो पॉइंट चार्ज होगा तभी ये फॉर्मूला जो है वो आपका वैलिड होगा। अगर Q आपका पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज का मतलब क्या हो गया कि हमने जो Q चार्ज दिया हुआ है वो एक पॉइंट पे ना होकर के एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लाइन पे हमने एक चार्ज को दिया हुआ है। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये सिंपल सा है कि अगर आपने L लेंथ पे Q चार्ज दे रखा है तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा Q/L, और इसी को हम बोलते हैं लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि एक लाइन चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं उसकी। तो थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए कि लैम्डा क्या है। तो सिंपल लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो हमको जो वायर दिया हुआ है उसकी लेंथ Q है, उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। और एक बात और ध्यान रखनी, जिस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट P जो है वो दोनों ही एंड से एक φ1 और φ2 का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये चीजें हमको नोन है, और जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस जो है वो x है। तो हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या किया है, इसके मिड पॉइंट M से L डिस्टेंस बिलो हमने एक DL एलिमेंट एज्यूम कर लिया है। मिड पॉइंट M से L डिस्टेंस बिलो एक DL एलिमेंट यूज किया है। अब क्योंकि ये DL एलिमेंट होगा काफी स्मॉल होगा, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ध्यान दीजिएगा, उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी D। और क्योंकि ये चार्ज जो है स्मॉल है इसलिए इसको हम पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं। और DE की जो वैल्यू होगी वो बोल सकते हैं कि 1/4πε0 यहाँ पे चार्ज होगा, मान लेते हैं DQ चार्ज होगा, तो DQ अपॉन डिस्टेंस भी हम एज्यूम कर लेते हैं R है, यहाँ पे क्या हो जाएगा R इसका हो जाएगा। तो सही इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब चीजें हमने एज्यूम की हुई है तो इसको हमको हटाना भी पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो DE की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। अब तो सपोज करिएगा कि अगर ये मान लेते हैं कि जो आपके पास ये DL एलिमेंट आया है, अगर ये यहाँ से फाई एंगल पे होता, अगर ये P से फाई एंगल बिलो होता, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या चाहते हैं कि जो हमको नोन क्वांटिटीज हैं वो φ1 और φ2 है। तो जो वैल्यूज हमको मिले, मतलब जो आपका यहाँ पे वेरिएबल हो वो φ1 और φ2 के टर्म में हो, तो हम सिंपल क्या चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं DQ है या जो R है, ये जो वेरिएबल्स है ये φ1 φ2 के टर्म्स में हो, तो जो इनको एलिमिनेट करना मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो उसको करने से पहले थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो D है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक एंगल पे वर्क कर रही है, तो मैंने सिंपल क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट कर लिए। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं, अगर वेक्टर क्वांटिटीज से डील करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल उनके कंपोनेंट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा उनका जो डिस्कशन होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो आपको पता है कि ये D जो है उसके हमने कंपोनेंट किए हैं, तो ये फाई से देखो कंबाइंड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा cos फाई, और जो उसके परपेंडिकुलर सेपरेट कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा साइन से हो जाएगा। अब खुद एज्यूम करो कि अगर L डिस्टेंस बिलो DL लाई कर सकता है तो L डिस्टेंस अबव भी DL लाई कर सकता है। तो अगर L डिस्टेंस अबव DL लाई करता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, DE कुछ इस डायरेक्शन में होगी, और उसके भी कंपोनेंट हो जाएंगे DE का साइन फाई, और इधर आ जाएगा DE का cos फाई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि M से जितने बिलो DL होंगे और M से जितने अबव DL होंगे, उन सारे DLs का क्या होगा, साइन फाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मिलेगी वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से ही मिलने वाली है। तो इसी बात को मैं थोड़ा यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू कॉस कंपोनेंट ऑफ B। सिंपल सर, बिकॉज साइन कंपोनेंट
DE will कैंसिल्ड आउट। सिंपल से आपने एक लाइन में बता दिया कि जो ये यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट में मिलने वाली है वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट की वजह से ही मिलने वाली है, क्योंकि साइन कंपोनेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ये बोर्ड क्योंकि फिलअप हो गया है, छोटा बोर्ड है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये हटा रहा हूँ और थोड़ा ये ध्यान रखिए कि मैं इस डायग्राम को एक बार मैं ये जो ये मैं मार्क किया हुआ है मैं इस फिगर को रीड्रॉन करूंगा, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये नीचे वाला भी ले सकते हैं, ऊपर वाला ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे नीचे ले लो चाहे ऊपर ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं थोड़ा ये वाला लास्ट में ड्रॉ किया है, ये जो फाई एंगल है इसको मैं थोड़ा यहाँ पे रीड्रॉन कर लेता हूँ कि आपके पास ये एक्स डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस है, ये एल है और ये एंगल जो है वो फाई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसी वाले फिगर को जो एम डी एल और पी से बन रहा है, ये आपके पास एम था, यहाँ पे आपका डीएल एलिमेंट था और ये आपके पास पी था, इसको मैंने अलग से ले लिया है क्योंकि इसकी हेल्प से थोड़ा सा हम कुछ वैल्यूज आपकी मैनिपुलेट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये इरेज करके फिर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो यूनिट लेंथ पे चार्ज होती है आपका डीएल था, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लैम्डा का यूज कर सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स डीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यही है कि जो हमको लिमिट पता थी वो फाई 1 फाई 2 के टर्म में पता थी। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखें तो आपका डायग्राम में यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ कि आपके पास एल ये वायर था, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट एम था, ये एंगल आपके पास फाई 1 था और ये एंगल आपके पास ये एंगल आपके पास फाई 2 था, ये एंगल आपके पास फाई 1 था। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो जो लिमिट हमारे पास है, मतलब जो वेरिएबल्स हमारे पास फाई 1 फाई 2 है और यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है वो डीएल है, तो मुझे ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से इस डीएल को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल से यहाँ पे इस ट्रायंगल में तो ये डीएल है, ये वेरिएबल है, एल जो है वो वेरी करेगा क्योंकि एल के साथ डीएल वेरी करेगा, आर भी वेरी करेगा, तो मैं एल को और एक्स को रिलेट करना चाहता हूँ। तो अगर एल और एक्स को रिलेट करना चाहता हूँ एंगल के टर्म में तो सिंपल क्या होता है, अगर मैं tan फाई यूज करता हूँ तो tan फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एल बाई एक्स हो जाएगा, तो एल की वैल्यू हो जाएगी एक्स का tan फाई। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सिंपल ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ फाई के रिस्पेक्ट में तो डीएल अपॉन डी फाई जो होगा, अब क्योंकि एक्स कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, tan फाई का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर फाई। तो यहां से मैं चाहूँ तो डीएल की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो ये थोड़ा सा आप नोट डाउन करिएगा, साथ में आप करते रहेंगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्योंकि बोर्ड छोटा है तो मुझे चीजें इरेज करनी पड़ेगी, तो आप चाहे इसको नोट करते रहिए चाहे तो आप इसको शॉर्ट करते रहिए। ठीक है, तो हमने आपसे डीएल की वैल्यू मिल गया, तो डीएल की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डीएल हमको क्या मिल गया, एक्स सेक स्क्वायर फाई। तो एक तो डीएल हमारा हेडेक था वो हट गया। ठीक है, डीएल को हमने क्या किया, डीएल की वैल्यू हमने डी फाई के टर्म में राइट कर ली। अब एक हेडेक आपका बचा एक्स आर सॉरी, तो ठीक आर को भी हम हटाना चाहते हैं, तो आर को हटाने के मैंने क्या किया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आर और एक्स को रिलेट कर लिया ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर मैं आर और एक्स को रिलेट कर रहा हूँ तो मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, आर और एक्स को अगर मैं रिलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन कॉस फाई, तो इसको हम एक्स सेक फाई भी राइट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल सा है, आर की वैल्यू आ गई एक्स सेक फाई। अब क्योंकि हमको आर की वैल्यू मिल रही है एक्स का सेक फाई, तो अब सिंपल क्या करें, वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और यहाँ से जो डी की वैल्यू थी उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं फाई के टर्म में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से जो डी होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा टाइम डीएल की वैल्यू हो जाएगी एक्स सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और आपके पास जो आर है वो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब यहाँ से सेक स्क्वायर फाई जो होगा सेक स्क्वायर फाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स जो है वो एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा टाइम्स डी फाई अपॉन का एक्स बचेगा। अब और ध्यान दीजिएगा, हाँ डी। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी प्रीवियस किया था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या था, क्रॉस कंपोनेंट की वजह से ही हो रही थी। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं पी पॉइंट पे, तो हमने सिंपल क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डी थी उसी को हमने फाई 1 से फाई 2 के लिए इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा इस डायग्राम को ऊपर ड्रॉ करता हूँ, वो डायग्राम ऊपर बना हुआ है उसके हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसे आपका डी जो था वो डी ये था, हमको चाहिए था डी का कॉस फाई, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी जिसे हम ई बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि φ2 जो है वो इस मिड पॉइंट से नीचे की तरफ बन रहा है और φ1 जो है ऊपर की तरफ बन रहा है। तो हम सिंपल क्या है, अगर नीचे जा रहा है तो उसको नेगेटिव लेते हैं कि -φ2 से φ1 के लिए हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। यहाँ से नीचे -φ2, ऊपर गए -φ1, इसको डी के cos φ2, तो डी cos φ की जो वैल्यू आएगी -φ2 से फाइनल के लिए वही क्या हो जाएगी, आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो बस मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा मैं डी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो -φ2 से φ1, डी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है 1/4πε0 लैम्डा टाइम्स डी फाई अपॉन एक्स और साथ में आ गया आपका cos φ। ठीक है, तो ये आप नोट करिए। तो अगर ऊपर का इरेज करता हूँ, वो चीजें आपने नोट कर ली होगी पहले से ही। तो अगर इरेज कर देता हूँ मैं तो ध्यान दीजिएगा। अब बस वैल्यूज को सॉल्व, इसको इंटीग्रेट कर लेना है आपको। 1/4 देखो ये कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट है, लैम्डा भी आपका कांस्टेंट है, यूनिट लेंथ का चार्ज जो है चेंज होने वाला है नहीं, और x जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, x जो थी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, वो भी चेंज नहीं होगी, तो x भी कांस्टेंट है। तो सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E की वैल्यू वो सिंपल क्या हो जाएगी, इंटीग्रल, पहले कांस्टेंट बाहर कर लेता हूँ यहाँ से, तो 1/4πε0 बाहर आ गया, लैम्डा भी आपका बाहर आ गया, ठीक है, और x को भी मैंने बाहर निकाल लिया। ये आ जाएगा इंटीग्रल -φ2 से φ1 cos φ d फाई। बस अब हम इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो λ/4πε0 cos φ का इंटीग्रल होता है sin φ, और लिमिट लग जाएगी -φ2 से φ1। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 4πε0 sin, यहाँ पे φ1 आ जाएगा माइनस साइन माइनस का φ2 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं साइन -φ2 है, तो आपको पता है साइन माइनस थीटा जो होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा λ/4πε0 साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो हमारा सिंपल क्या आ गया कि अगर आपके पास L लेंथ का वायर है, या आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, और जो लेंथ है वो क्या कहते हैं, किसी पॉइंट P पे φ1 φ2 एंगल बना रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो हमको क्या मिल जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनेगा। और प्लस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, तो मैं स्पेशल केस भी डिस्कस कर देता हूँ। सिंपल सा सपोज कर लेते हैं कि इफ सपोज करते हैं इफ लेंथ ऑफ वायर इज इन्फिनाइट, तो अगर वायर की लेंथ इन्फिनाइट है, ठीक है, तो वायर की लेंथ इन्फिनाइट होने का भी एक सिंपल सा मतलब है। वायर की लेंथ इन्फिनाइट होने का मतलब क्या है कि लेंथ ऑफ वायर जो है, लेंथ ऑफ वायर वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में वायर की लेंथ काफी ज्यादा होगा तो हम वायर को क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट लेंथ का। अब खुद अज्यूम करिए कि अगर आपके पास ये वायर का लेंथ है और ये पॉइंट एक्स है, तो अगर आप ऊपर देखेंगे और नीचे देखेंगे, ये वायर की लेंथ काफी ज्यादा, मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो अगर इससे आप अबव देखेंगे तो भी आपको हर जगह वायर ही दिखेगा, नीचे देखेंगे तो हर जगह आपको वायर ही दिखेगा। तो सिंपल से क्या हो जाएगा, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इन्फिनाइट देन जो φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और अगर यहाँ पे φ1 φ2 मैं 90 पुट करता हूँ, तो जो E की वैल्यू आएगी तो ध्यान दीजिएगा, तो λ/4πε0 साइन φ1 क्या हो जाएगा 1, मतलब साइन 90 हो जाएगा, और फिर प्लस साइन 90 हो जाएगा, दोनों साइन 90 रखेंगे, तो λ/4πε0 ये आ जाएगा 2। तो जो फॉर्मूला बनेगा क्या हो जाएगा λ/2πε0 x, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला बनेगा, इसको आपको ध्यान रखना। ये x मैं यहाँ पे क्रॉस छूट गया था तो लिख देता हूँ, ठीक है, x मेरे ख्याल से छूट जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनेगा वो मेरे ख्याल से ये बनेगा आपका, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। बस ये चीज है कि आप एक बार इसको नोट करते रहेंगे तो इजिली हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।